ध्यान से सुनो, क्लास के बाहर मत खड़ा हुआ करो। जिसको जाना है पानी पीने, वॉशरूम जाना है, वो भी आया करो, क्लास में सब बैठा करो, ठीक है। क्लास के बाहर मिड टाइम में मत खड़े हुआ करो। इस समय वैसे ही काफी सख्ती प्रॉब्लम चल रही है और ऑफिसर्स लगातार दौरे पे हैं, तो इससे इम्पैक्ट गलत पड़ सकता है। तो इस वजह से इस बात को मान के आप लोग क्लास में रहो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे लेटर मौर्य की, ठीक है। मौर्य वंश हो गया था, मौर्य वंश के बाद में लेटर मौर्य, और लेटर मौर्य में शुंग वंश, ठीक है। इसके बारे में कल थोड़ा बहुत देख लिया था हम लोग ने, और ज्यादा पढ़ना नहीं था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बता भी दिया था मैंने क्या क्या चीजें, ठीक है। देखो लेटर मौर्य जो है उसके अंतर्गत जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस टोटली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉजेज उस समय के क्या क्या हुए। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं कि पहला शासक कौन आया, उसके बाद का शासक कौन आया, अंतिम शासक कौन आया, और शासक को समाप्त करके नया राजवंश कौन सा आ गया। ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, खास करके शुंग डायनेस्टी की बात कर लो आप, कर्ण डायनेस्टी की बात कर लो, या फिर सातवाहन की बात कर लो। सातवाहन को थोड़ा डिटेल में देखना क्योंकि वो मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मैप देख लीजिए कि शुंग एम्पायर रहता कहां था, किस जगह पे था। तो ये वो एरिया आपको दिख रहा होगा जहां हम लोग मौर्यास की बात कर रहे थे। मौर्य राजवंश यहीं से शुरू हुआ था पूरी तरीके से, मगध राजवंश 16 महाजनपदों में से, और वो यहाँ से लेकर धीरे धीरे यहाँ तक कैसे फैल गया था। लेकिन ये मैप उस समय का है जिस समय शुंग वंश की शुरुआत हुई और उन्होंने कैसे यहाँ पर मौर्य वंश को उखाड़ फेंका और शुंग वंश की शुरुआत की थी, ठीक है। तो शुंग वंश का काल देख लीजिए 185 ईसा पूर्व से कब तक है, 73 ईसा पूर्व तक। इससे पहले पहले जो मैंने राजवंश आपको बता दिए हैं, उन राजवंश की डेट और इरा आप लोग को याद है? हरियंक वंश 522 ईसा पूर्व है ना, 522 बीसी से 560 से 413 बीसी तक। हरियंक के बाद में कौन से वंश की बात की थी? शिशुनाग वंश। ये राजवंश कब से कब तक था? 345 बीसी तक। शिशुनाग राजवंश के बाद में नंद वंश 345 बीसी से लेकर 321 बीसी तक, ठीक है। और 321 के बाद में क्या शुरू हो गया था? मौर्य वंश की बात कब से कब तक हुई थी? 321 से लेकर 185 बीसी तक, और उस 185 बीसी के बाद में क्या शुरू हो जाता है? शुंग वंश शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये राजवंश है, इन सबके बारे में इंपॉर्टेंट रूलर्स मैंने बता दिए थे। यहाँ बताओ हरियंक वंश में इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग राजवंश में शिशुनाग थे और दानाशोक, ये दो इसके इंपॉर्टेंट शासक थे। नंद वंश में महाप्रदनंद और धनानंद, ये इसके थे। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के बाद में कौन आया था? बिंदुसार आया था। बिंदुसार के बाद अशोका आया था। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद में लास्ट कौन था? वृद्धरथ ही तो था लास्ट, जिसको लास्ट में पुष्यमित्र शुंग ने हराकर शुंग राजवंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो शुंग राजवंश की स्थापना इसी समय में हुई। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। मौर्य एम्पायर को हम लोगों ने डिटेल में देखा था। शुंग वंश यहाँ से शुरू हो जाता है। कुछ फैक्ट हैं जो आपको आज याद करने हैं, फटाफट क्लास के साथ ही याद करते हुए चलेंगे तमाम चीजें। आज का क्लास बहुत फैक्चुअल होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ क्लास के अंदर काफी दिमाग खोल के रहिएगा और फैक्ट तुरंत याद करते चलिएगा। साथ ही साथ में ये पता है हमको बहुत अच्छे से कि पुष्यमित्र शुंग ने ही वृद्धरथ की हत्या करी थी, ठीक है। और 185 ईसा पूर्व में क्या शुरू करा था? शुंग वंश की स्थापना शुरू कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग क्योंकि ब्राह्मण जाति का था, ये बात हमको पता है, तो इससे एक बात पता चल जाती है कि ब्राह्मण जाति का पहला शासक वंश कौन सा था? वो शुंग वंश ही था, ठीक है। अगर ब्राह्मण वंश पूछा जाए पहला कौन सा था, तो वो शुंग वंश को ही ब्राह्मण राजवंश बोला जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? विदिशा। विदिशा याद रखिएगा, इनकी राजधानी थी। इनके समय में विदेशी आक्रमण हुए,
विदेशी आक्रमण में एक इंपॉर्टेंट आक्रमण किसका हुआ था? मेनांडर का हुआ था, ठीक है। और मेनांडर जो था पुष्यमित्र शुंग जो है इनके द्वारा क्या करा गया था? हरा दिया गया था। मतलब बेसिकली बाहर से जितने भी अटैक हुए उन अटैक में एक मेनांडर का अटैक है। जैसे मैंने आपको डेरियस के बारे में बताया था, ठीक है। पीछे आप लोग जो देखा था अशोका के काल में, जब लोग मौर्य के काल में पढ़ रहे थे, डेरियस, साइरस, ये सारे के सारे विदेशी आक्रमणकारी तो थे जो फारस की खाड़ी से आए थे। अब ये भी इंडो ग्रीक हैं सारे के सारे, या इंडो यूनानी है, जिसमें मेनांडर का नाम याद रखना है आपको। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। और ये यज्ञ इनको कराने के लिए प्रेजेंट थे वहां पे पतंजलि। तो एक बात यहाँ से और पता चल जाती है कि इनके शासनकाल में पतंजलि रहे थे, ठीक है। तो पतंजलि किसके शासनकाल में रहे? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और पतंजलि ने इस समय एक काव्य लिखा था, किताब लिखी थी, कौन सी? महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य किताब लिखी थी इस समय, ये याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग के एक दरबारी कवि कह लो आप इनको, या फिर इस समय के बड़े पुरोहित कह लो, पतंजलि, जो योग के पूरे साधन के बारे में आप पढ़ते हैं, योगा, और एक फिलॉसफी भी योगा की जो हम लोग ने बात की थी, उसके ये पूरी तरीके से निर्माणकारी एक व्यक्ति कहलाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसको? पुष्यमित्र शुंग को, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की एक इमेज बनी हुई थी। वो इमेज ये थी कि ये एक कट्टर हिंदूवादी शासक है, ठीक है। क्या इमेज बनी थी? कट्टर हिंदूवादी शासक। ब्राह्मण होने के नाते इनकी एक इमेज सेट थी कि ये कट्टर हिंदूवादी शासक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिले हैं जिसके अंदर इन्होंने बौद्ध या जैन स्तूपास को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, ठीक है। और वहां पर हिंदू टेम्पल्स या हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले, लेकिन इस बात को एक चीज नकार देती है, वो है भरभूत स्तूप, ठीक है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर जाओगे आप लोग तो आपको सताना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, सताना डिस्ट्रिक्ट में भरूच स्तूप मिलेगा। और भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग। और ये टोटली किससे है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ये इतने बड़े कह सकते हो कि डिस्ट्रॉयर होते, तो ये फिर एक बौद्धिस्ट आर्ट का एक फॉर्म, बुद्धा के फॉर्म में इतना बड़ा स्तूप क्यों बनवाते, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क एक बहुत बड़ा इस बात में भी लगता है। तो ये बात है कि पुष्यमित्र शुंग ने कुछ आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय जरूर किया, लेकिन क्या उनकी नीति ये थी कि वो दूसरे धर्मों का विनाश करना चाहते? ये बात इस बात से नहीं प्रमाणित होती। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट पूरा का पूरा आर्ट फॉर्म क्रिएट नहीं करते, ठीक है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है क्या? भरूच स्तूप। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भरूच स्तूप की स्थापना किसने करवाई थी, ठीक है। तो ये पुष्यमित्र शुंग को याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करवाई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति, ठीक है। देवभूति इसका अंतिम शासक था। और देवभूति की हत्या कौन कर देते हैं? वासुदेव कर्ण। वासुदेव कर्ण जब इसकी हत्या कर देते हैं तब स्थापना होती है किसकी? कर्ण राजवंश की, ठीक है। इसको देखो जल्दी से हटा रहा हूँ, पूछूंगा क्या क्या वो बताया मैंने। उसकी शैली में था इसके राजवंश में जो मूर्ति कला थी, हाँ, मुद्रा शैली पे थी या गंगा शैली? इनकी शैली के भी आर्ट एंड कल्चर में चलेगा। भरूच स्तूप की भी बात करनी है, और स्तूपास जितने भी हुए हैं खास करके सारे के सारे स्तूपास की बात करो, सारे स्तूपा किसके फॉर्म में बने हुए होते हैं? कर्व के फॉर्म में बने हुए होते हैं। कर्व दिखता है उसके अंदर, तो जितने भी कर्व स्ट्रक्चर्स देखने को मिले उन सबका प्रभाव मिला है द्रविड़ शैली से। तो द्रविड़ शैली के जितने भी आर्किटेक्चर बने हो, उन आर्किटेक्चर के अंदर एक चीज दिखेगी आपको कि वो स्तूपा की आर्ट फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है। इसके अंदर डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं, होता डिजाइन यही है, ठीक है। तो ये अगर शैली की बात करोगे तो ज्यादातर स्तूपास का वर्णन किसमें मिलता है? द्रविड़ में मिलता है। और भरूच के बारे में और अभी हम लोग को डिटेल में बात करनी है जब हम लोग इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, उस पर चलेंगे, ठीक है। पढ़ लिया इसको, ठीक। चलो अब बताओ मुझे जल्दी से कि हम लोग बात कर रहे थे कौन से? शुंग राजवंश की। शुंग राजवंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना करी थी? वृत्रथ की हत्या करी थी। वृत्रथ की हत्या कौन से सन में करी गई? 185 ईसा पूर्व के अंदर हत्या कर दी गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने कौन से स्तूप की स्थापना कराई थी? भरूच स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? सताना के अंदर पाया जाता है। पुष्यमित्र शुंग को एक ब्राह्मणवादी राजवंश के तौर पर जाना जाता है। ये पहला ब्राह्मणवादी राजवंश है या दूसरा? पहला। दूसरा कौन सा? अगला वंश जो है कर्ण वंश, वही दूसरा राजवंश है, ब्राह्मणवादी राजवंश जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग
ने जो राज्य की स्थापना करी थी, इस राज्य की राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया था। इसका अंतिम शासक शुंग वंश का देवभूति। ठीक है, उसके बाद में इसका लास्ट वंश का जो संस्थापक है, फिर कर्ण वंश किसने शुरू किया था? वासुदेव कर्ण ने शुरू किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक, सारे के सारे फैक्ट याद करते चलिएगा। और कर्ण वंश के अंदर भी वही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर भी। बस स्थापना हो जाती है 73 ईसा पूर्व में और अंत हो जाता है 28 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखो 73 और 28 में थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर 28 वाले में। इस कंफ्यूजन की बात हम लोग यहाँ पे आके करेंगे जब यहाँ आएंगे। अभी फिलहाल देखो, वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके शुंग वंश का समापन किया और यहाँ पर कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मा। ठीक है, और सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? शिवमुख ने। शिवमुख ने इनकी हत्या करने के बाद में किसको शुरू किया था? सातवाहन वंश को। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद हो जानी चाहिए आपको कि हर्यंक वंश से जो राजवंश शुरू हुआ वहां से लेकर कर्ण वंश तक अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट शासक सारे के सारे हमको पता चल गए। फिर से शुरू करें एक बार। हर्यंक राजवंश की स्थापना करने वाला बिंबिसार ने स्थापना कौन से सन में करी थी? 560 ईसा पूर्व में। ठीक है, 560 ईसा पूर्व के बाद में बिंबिसार के बाद में इस राजवंश में शासक कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी थी कारण शादी नहीं करता था। चलो ठीक है, उसके बाद में अजातशत्रु के बाद में उदयन आया था। उदयन ने भी हत्या क्यों कर दी? एग्जैक्टली। उसके बाद में ये राजवंश उदयन के समय में लगभग समाप्ति हो जाता है और हम लोग हर्यंक वंश से सीधा किधर चले आते हैं? शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश की स्थापना 413 किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग के अलावा और कौन से में इंपॉर्टेंट है? कालाशोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य बता दीजिए। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? अध्यक्ष कौन था? साबकाम। साबकाम की तीसरी में, दूसरे में तो सर कालाशोक से तीसरे में। दूसरी बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले में अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति में साबकामी तो थे। अध्यक्ष साबकामी ने की थी ना। पहले में महाकश्यप ने की, दूसरे में साबकामी ने की। ठीक है, यही तो याद करना था। तीसरा, फिर उसके बाद में शिशुनाग राजवंश की जो एंड हुआ वो अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन ना। हाँ, नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद कौन था? उनका सेनापति। ठीक है, सेनापति था। और कौन से राजवंश की स्थापना करी? नंद राजवंश की स्थापना करी। नंद राजवंश शुरू कब हुआ? 345 ईसा पूर्व। कब से कब तक रहा? कब तक? 321 बीसी तक। ठीक है, 321 ईसा पूर्व तक ये राजवंश रहा। और इस नंद राजवंश के अंदर एक इंपॉर्टेंट शासक, अंतिम शासक कौन है? धनानंद। धनानंद के समय में कौन भारत के ऊपर अटैक करने आया था? सिकंदर। सिकंदर कहाँ से आया था? मैसेडोनिया से आया था। ठीक है, मैसेडोनिया से आया था सिकंदर अटैक करने। सिकंदर ने कौन से सन में अटैक किया? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का अटैक है। सिकंदर वापसी गया तो मृत्यु कब हो गई? 323 ईसा पूर्व में, 3 साल बाद। ठीक है, 26 में यहाँ से निकला और जब वापस गया तो 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद में भारत के अंदर एक नया राजवंश शुरू होता है। कौन सा? मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश की शुरुआत करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? चाणक्य के बचपन का नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त? विष्णुगुप्त बचपन का नाम था। कौटिल्य की उपाधि के नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, और चाणक्य के पिताजी का नाम चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। ध्यान रखिएगा, ये सब अलग फैक्ट हैं, कुछ ध्यान रखने वाली बातें। इसके बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो स्थापना कराई राजवंश की 321 बीसी में, वो राजवंश मौर्य राजवंश कहलाया। मौर्य राजवंश के शासक कौन से जाति के थे? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय बताए जाते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार शूद्र बताए जाते हैं और वैसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय बताए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है।
लेकिन माना ये गया है कि ये चाणक्य के द्वारा बनवाए गए थे, तो शूद्रों में ही इनको माना जाता है, वैसे ज्यादातर यही देखा गया। ठीक है, तो मौर्य वंश के अगर हम इम्पोर्टेंट शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त के बाद में शासन करने वाला बिंदुसार आया था। ठीक है, बिंदुसार में कंफ्यूज तो नहीं होंगे, यहाँ चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार याद रहेगा ना। ठीक है, तो बिंदुसार का कुछ इम्पोर्टेंट कार्य है बिंदुसार के द्वारा किया गया कोई इम्पोर्टेंट आजीवक संप्रदाय। अच्छा ठीक है, आजीवक संप्रदाय क्या हुआ था? आजीवक संप्रदाय शुरू किया था, हाँ एग्जैक्टली, आजीवक संप्रदाय को माना करते थे, उसके अनुयायी थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय किससे रिलेट करता है? बौद्ध का है या जैन का है? आजीवक संप्रदाय बौद्ध का है, जैन का या हिंदू धर्म का है? पीछे हम लोग कुछ संप्रदाय पढ़े थे ना, जैन धर्म का है ना आजीवक संप्रदाय, जैन धर्म के अंतर्गत आता है आजीवक संप्रदाय। ध्यान रखिए भी एक शासक और आएंगे इससे रिलेटेड जिसका अनुपालन करते थे। ठीक है, बिंदुसार के बाद में कौन आया था? मैंने आपको बताया भी था, बिंदुसार की वाइफ का नाम भी बताया था और बताया था कि ये जैन धर्म की थी, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी थे। ठीक है, तो उसकी वजह से तो बिंदुसार के बाद में कौन आए थे? अशोक आए थे। अशोका के कोई 3 इंपॉर्टेंट कार्य बता दो। तुमने पहले ही बता दिया शिलालेख, अब आगे क्या बताओगे बेटा? पहले शिलालेख बनवाए थे, चलो ठीक है। और दूसरा अच्छा वो बता बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री तक को विदेशों में लाए, श्रीलंका तक भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्लस भाइयों के हत्या। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये तृतीय बौद्ध संगीति। इस समय अध्यक्ष कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? राजा था मोगलीपुत्तिस। ठीक है, मोगलीपुत्तिस, मोगली से याद रख लो। ठीक है, मोगलीपुत्तिस। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष वो थे। तो इस समय अशोका राजा थे, उनके समय में हुई थी। कौन सी जगह पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, क्योंकि आगे चल के राजधानी भी यही बन गई थी मौर्य एम्पायर की, इस वजह से वहां पे हुई थी। अशोका के और कोई कार्य याद आते हैं आपको? साम्राज्य का विस्तार किया था, कहां तक? कश्मीर तक पहुंच गए थे करते करते। ठीक है, हाँ, कलिंग की विजय। ठीक है, कलिंग की विजय भी याद आती है हमें, कलिंग विजय हुई। कलिंग विजय के बाद में हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म का अनुपालन पूरी तरीके से। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अशोका के बाद में मौर्य वंश की समाप्ति एक तरीके से शुरू हो गई, धीरे धीरे इसका विघटन शुरू हो गया। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ के समय इसका समापन हो गया था 185 ईसा पूर्व। और 185 में अभी उन्होंने कौन सा राजवंश पढ़ा? शुंग राजवंश। और शुंग राजवंश का एक इंपॉर्टेंट शासक पुष्यमित्र शुंग, उनके बारे में हम लोग ने चीजें देखी। ठीक है, अब ये सब याद रहेगा, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी आए क्लास में पूछने आगे तो ऐसे ही दिमाग से निकलना चाहिए फटाफट। ठीक है, जितना अभी निकला है तुम लोग के, कोई चुप नहीं रहेगा। गलत बोला जो पिटेगा मुझसे, ना पता चल जाएगा मुझे बाद में कौन गलत बोला है। ठीक है, संभाल लेना तुम लोग, कोई भी आ सकता है कभी भी। आ गए नहीं, आने वाले अभी तो आए कौन है, अब देखो कौन कौन आता है। अभी तो शुरुआत हुई। तो मौर्य वंश के बारे में आपको सब कुछ पता है ना? मौर्य वंश के बारे में आपको लगभग सब कुछ पता है। मौर्य वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग कर लोगे आराम से, है ना? चेक कर लो। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इसके। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्य। ठीक है, टिक करने की जरूरत तो नहीं।
ये बिल्कुल मत समझना मैं प्रमोशन चला रहा हूँ नीचे, कोई नहीं समझेगा ये बात, ठीक है? कोई प्रमोशन नहीं चलेगा, बस क्वेश्चन पे ध्यान दो, नीचे देखना ही मत, ठीक है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचना कौन है? चाणक्य। कौन सी किताब के अंदर इन्होंने बात क्या की है? हाँ, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य सब एक ही, ठीक है? हुआ क्या है इस किताब के अंदर, बताओ क्या चर्चा की गई? पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र की बात हुई है इसके अंदर, बेसिकली सोसाइटी की बात है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? अंबिका की। चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? भद्रबाबू थे, पक्का? चेक कर ले। यूनानियों ने किसे सैंड्रोकोटस कहा है? चंद्रगुप्त को है, पक्की बात? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते थे। हाँ, अमित्रघात के नाम से क्यों जानते थे? इतना देखो, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से क्यों जानते थे? कारण अमित्रघात का क्या मतलब होता है? हिंदी का पेपर देके आए तुम लोग। जो शत्रुओं का नाश करता हो, ठीक है? शत्रुओं का वध करने वाला अमित्रघात कहलाता, ठीक है? चाणक्य, कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त, अभी बोला भी था हम लोग ने इससे पहले। किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता था? भारत का मैकियावेली। मैकियावेली का मतलब यहाँ पे समझ लो, ग्रीक का एक बहुत बड़े थिंकर थे मैकियावेली, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता था। तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा। यहाँ के मैकियावेली, कौटिल्य या चाणक्य। तो मैकियावेली से रिलेटेड याद रखिएगा, भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता था। चाणक्य के पिता का नाम अभी बात भी की थी हम लोग ने, चाणक्य। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक। चंद्रगुप्त तो नहीं होगा? अशोक, अशोका द ग्रेट इसलिए बोलते हैं, ठीक है? अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया? देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है? पहली बात की देवनाम प्रियदर्शी के साथ, अब सुन लो, देवनाम प्रियदर्शी के साथ अशोका कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन सा अभिलेख है? भाबरू में, मास्की अभिलेख में अशोका लिखा हुआ है। और मास्की के अलावा एक और अभिलेख था साथ में, कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। मास्की और गुर्जरा में ब्रैकेट में लिखा हुआ है अशोका, लेकिन अगर बात करें ये देवनाम प्रियदर्शी ब्रैकेट में अशोका और आगे क्या लिखा हुआ है? द एम्परर ऑफ मगध, मगध का एम्परर। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये भ्रागु में लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाला चीज भ्रागु में लिखी हुई है। भ्रागु कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। ये अभिलेख बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम लोग अच्छा पढ़े। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन, ठीक है? अशोक वर्धन बोला जाता है पुराणों में। अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? किसने की थी? बिंदुसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने? चंद्रगुप्त ने। श्रीनगर की स्थापना पक्का? चेक कर लें। बिंदुसार लगा तो गलत हो जाएगा, बिंदुसार लगा। चंद्रगुप्त ने की थी श्रीनगर की स्थापना। मैंने बताया भी था कि चंद्रगुप्त अपना साम्राज्य का विस्तार करते करते श्रीनगर, कश्मीर तक पहुंच गए और वहां पे उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की, ठीक है? इवन याद कर लो कि श्रीनगर जो शहर बनाया गया है वो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है? अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? कलिंग पर, हाँ? कैसे याद रखोगे इसको? अशोक कब आया साम्राज्य पे शासन करने? अशोका का साम्राज्य कब स्टार्ट हुआ? 269 बीसी, 269 बीसी एग्जैक्ट डेट है। और उससे 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था। ये तो याद रखते हैं, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व, ठीक है? कलिंग की राजधानी, कलिंग की राजधानी
पाटलिपुत्र, हरिद्वार, उज्जैनी, ये सब क्या कलिंग के आसपास भी लगते हैं? तो क्या हो सकता है? कुशली हो सकता है। तो इससे लॉजिक लगा लो, क्या हो सकता है? कुशली हो सकता है, ठीक है, वो तो आसपास ही है। अशोका ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? भरतपुर नेपाल में ही है, पक्का है? राजस्थान में? बताओ क्या करें? भरतपुर जनकपुर लगा था, भरतपुर लगा, जनकपुर लगा, भरतपुर लगा, बताओ क्या भरतपुर लगा, भरतपुर लगा देना। चलो ठीक है, कभी पूछने वाला था ललित भवन, किसी ने नहीं सुना? ललित भवन यहाँ पर नेपाल के अंदर इन्होंने नगर बसाया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ललित भवन नगर बसाया गया था, ठीक है। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? सारनाथ से, ठीक है, वेरी गुड। चक्र में कितनी तीलियां? 24। सारी तीलियों का मतलब बता कोई? याद करना पड़ेगा, वो तो सबको करना पड़ेगा। कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? सम्राट अशोक और गुप्त के बीच में, ठीक है। सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन के मध्य, बिंदुसार और राजा विक्रमादित्य के मध्य, चंद्रगुप्त तथा कैसे पता? कैसे पता? नाम तो नहीं बताया था मैंने कलिंग के राजा। सर लास्ट वाला भगवान की इब्राहिम लोधी के इनका रिलीज इसका कलिंग से कोई मतलब है? नहीं है ना, ठीक है। कलिंग गुप्त साम्राज्य के अंदर पढ़ोगे, यहाँ से क्या मतलब है कलिंग का? कोई मतलब नहीं, ठीक है। बिंदुसार के समय की कोई बात हुई कलिंग में? नहीं। इसके समय अशोक का हुआ, कौन होगा? राजा अनंतनाथन, ठीक है, राजा अनंतनाथन, ध्यान रखना। उसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, वेरी गुड। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग करके क्या अपनाया था? कौन सा विलेख में धर्म घोष की बात हुई है? चौथे में, फोर्थ वाले में धर्म घोष की बात हुई है। और धर्म घोष के बारे में एक जगह और बात हुई है, 2 अभिलेखों में मैंने लिखा है धर्म घोष की बात, ठीक है। धम्मा की बात बेसिकली जहां पे करी जा रही थी 10th वाले में धर्म का महत्व बताया, वही कह रहा हूँ। धम्मा की बात 2 जगह, एक तो चौथे में पढ़ी आप लोग ने, 10 में पढ़ी, ठीक है। तो 4 और 10 को याद रखिएगा, वहां धम्मा की बात उन्होंने की। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस भगवान की पूजा करते थे? लॉजिक लगाओ, पता नहीं है तुम लोग को, लॉजिक लगाओ। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक किस भगवान की पूजा करते थे? शिव की? शिव, विष्णु, गणेश या ब्रह्मा नहीं हो सकता? क्यों? तो ये लॉजिक लगा सकते हो, तो उस हिसाब से आंसर शिव और विष्णु हो सकता है। शिव शैव संप्रदाय के लोग होते हैं, विष्णु वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं। तो अशोका का संप्रदाय भी तो हम लोग सोच सकते हैं ना, कौन सा हो सकता था, कौन से संप्रदाय को मानता था, है ना? शिव, इसका लॉजिक बताइए तुम लोग आंसर। शिव या शैव संप्रदाय को मानने के पीछे का लॉजिक, पहली बात तो अभी इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि अशोक का जो नेचर था वो क्या था? राक्षसों का या शत्रुओं का विनाश करना। अब उसी नेचर के हिसाब से भगवान की पूजा भी करेगा, ठीक है, तो वो भगवान शिव को मानता था। दूसरी चीज, वैष्णव संप्रदाय के अंदर कल एक चीज मैंने बताई थी, महिला देवियों की पूजा है। देवियों को या महिला जो डायरेक्टर होती है उनको बहुत ज्यादा मानते हैं लोग। अशोका का क्या ऐसा भी कॉन्सेप्ट था? बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो वो इवन पितृसत्तात्मक संस्था को फॉलो करने वाला एक राजा था। तो यहाँ पे वैष्णव धर्म से तो वैसे ही उसका कोई लेना देना नहीं होगा, तो किससे होगा? शैव संप्रदाय से लेना देना हो सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप इसको लगा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला अगर आप किसी भी पर्सन के नेचर को जान जाते हो
तो उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आप इर्द गिर्द अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। तो आपको नेचर बताना चाहिए अशोका कैसा था। अब आपको पता चल गया, ऐसे 50 क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो आप वो लगा लोगे, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, अशोका को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? उपगुप्त, कल ही बात की थी हम लोग, उपगुप्त में किया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के अलावा एक और लिपि कौन सी यूज करी थी इसने? तीसरी लिपि कौन सी यूज करी थी? अरमाइक लिपि, चौथी ग्रीक लिपि। ये 4 लिपियां यूज की गई हैं अशोका के द्वारा, ठीक है। अच्छा, जगह भी बता दो, ब्राह्मी लिपि कहाँ पे? भारत में। और खरोष्ठी पाकिस्तान में छोटा इलाका है, अरमाइक अफगानिस्तान में, और ग्रीक जो टर्की का आजकल रीजन है, उस रीजन के अंदर इसकी यूज की जा रही है, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हो गया? हाँ। सांची का स्तूप, भरूच का स्तंभ तथा सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप पता ही है, ठीक है। उस समय में अशोका का निर्माण, भरूच का स्तंभ, ठीक है। देखो ये भरूच का स्तंभ लिखा हुआ है, और अभी मैं आपको पढ़ा रहा था भरूच स्तूप के बारे में। इन दो शब्दों में डिफरेंस है। आप ये ध्यान रखिएगा, कहीं भरूच का स्तंभ लिखा हुआ आ गया और आप उस पर भी लगा के आ गया पुष्यमित्र शोक, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से कि सांची का स्तूप, भरूच का स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक। सांची का स्तूप है कहाँ पे? एमपी या महाराष्ट्र? सांची का स्तूप कोई कर्नाटक वाला भी है? एमपी सांची का स्तूप बताओ, रायसेन मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप ध्यान रखो मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। स्तूपा सारे के सारे मध्य प्रदेश के अंदर ही है ज्यादातर। अशोक का स्तंभ कहाँ है? ठीक है। भरूच स्तूप कहाँ है? ये तो अभी बताया था, सतना में, मध्य प्रदेश के अंदर भरूच स्तूप है, ठीक है। पुष्यमित्र शोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? 3 4 5 6 4 कैसे 4 कैसे? ये पीछे रहता है, अच्छा ऐसे 4 है। पीछे वाला हमने देखा नहीं तो हम मानने के लिए नहीं है। उसकी 3D इमेज आई है, देख लेना, 4 है, ऐसे घूम के रोटेट करके 4 है। इसका नाम पढ़ लो पहले, मालविका गिरिमित्रम। नाटक का नायक कौन था? कौन? अग्निमित्र, ठीक है। इसके अंदर स्टोरी है ना एक, कौन सी? मालविका नाम की कन्या थी, ठीक है। तो ये बेसिकली लव स्टोरी है, इसके अंदर इसका वर्णन किया गया। याद रखिएगा, अग्निमित्र के द्वारा इसको लिखा गया। भरूच एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? भरूच और सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण बनवाया, तो जिसने बनवाया वो तो ऊपर देख लिया, इसका पुनर्निर्माण हुआ होगा। भरूच का स्तूप बना कब तक? अशोक के काल में। अशोक के काल में बना था, विकास इसका अशोक के काल में हुआ। भरूच का स्तूप पूछ रहा हूँ मैं, तुम भरूच का स्तंभ बता रहे हो। स्तूप तो शुंग के काल में बना, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया। नहीं सर, भरूच का स्तूप जो था अशोक के काल में निर्माण हुआ था और शुंग काल में इसका विकास हुआ था। वो स्तंभ सर स्तूप है वो। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, क्वेश्चन देखा, अभी तो क्वेश्चन देखा हम लोग, दिखा तो फिर से ये अभी था कहाँ? ये सांची का स्तूप, भरूच का स्तंभ। ये स्तंभ है जो आप बात कर रहे हो, ये अशोका के समय बना है, मान रहे हैं, लेकिन वो स्तंभ है, ठीक है। और यहाँ पे स्तूप की बात हम लोग कर रहे हैं। और अभी मैंने पुष्यमित्र शुंग का भी शासनकाल बताया, तो उस दौरान हम लोग ने पढ़ा भी, क्या पढ़ा कि उसमें पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, ठीक है। तो इसका पुनर्निर्माण पूछा जा रहा है। शुंग काल लगाइए, शुंग लगा
शुंग काल क्यों है शुंग काल? सर मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तुम जो बता रहे हो वो ठीक इसलिए नहीं है, उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ। स्तंभ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्तूप की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, शुंग काल के अंदर जो भरूच का स्तूप बना था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो बनवाया गया था, वो लेटर शुंग शासकों ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस वजह से भरूच का स्तूप शुंग काल का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पूछा है सांची का स्तूप। सांची किसने बनवाया? अशोका के समय बना है। अब सांची का स्तूप जो है अशोका के समय बन के इसका पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ है। ये ध्यान रखो कि शुंग काल में ही इसका निर्माण हुआ है, इसका भरूच का स्तूप का, और इसी में इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है। ठीक है, ये आप लोग दिल्ली सल्तनत में भी तो पढ़े हो ना। किसका? पुष्यमित्र शुंग, वो अशोक ने करवाया। सांची वाला अशोक ने करवाया और ये वाला भरूच वाला पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो हो नहीं सकता क्या एक ही काल के अंदर पुनर्निर्माण नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, पढ़ा नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक को और इल्तुतमिश को, दोनों से भी काल के तो कुतुब मीनार का निर्माण हो रहा है ना, देख रहे हो ना, निर्माण और पुनर्निर्माण। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग। चलो अब कर लोगे ना सारे मौर्य एम्पायर के क्वेश्चन। चलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पायर वही था, उसके क्वेश्चन आप लोग लगा लो। अच्छा, सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश से रिलेटेड फिर फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ सारे फैक्ट देख लो एक बार, इसके बाद इसकी थ्योरी के ऊपर चलेंगे। फैक्ट दिमाग में बैठा लो कि कब क्या क्या चीजें हुई है, उसके बाद में चलेंगे इसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, अब देखो मैं एक कंफ्यूजन बता रहा था आपको कि है 60 और 28 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश की स्थापना मानी जाती है 60 ईसा पूर्व में या 60 ईसा पूर्व के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि शिमुक्त ने जो सुशर्मा की हत्या की थी वो 28 ईसा पूर्व में की थी। ठीक, तो ये कंफ्यूजन है 60 और 28 ईसा पूर्व में। हम लोग स्थापना सातवाहन वंश की कब से मानेंगे? 60 ईसा पूर्व से ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 60 ईसा पूर्व से ही स्थापना मानी जाएगी सातवाहन वंश की। अभी तक पूरे राजवंशों में जो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे स्ट्रॉन्ग राजवंश हमने देखा कौन आया था? मौर्य राजवंश। मौर्य के बाद में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजवंश कोई है तो वो है सातवाहन वंश। इसके भी बाद में एक स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा जब हम लोग बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की। फिलहाल अभी तक के राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश आ गया था मौर्य एम्पायर, उसके बाद का महत्वपूर्ण राजवंश कौन है? सातवाहन राजवंश। ठीक है, तो 60 या 28 ईसा पूर्व में यहाँ पर अब आप डेट के अकॉर्डिंग देख लो, 60 ईसा पूर्व में हम लोग मान लेंगे कि सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई, और 28 ईसा पूर्व में ये मान के चलो कि सुशर्मा की हत्या हुई, और हत्या के बाद में इसका सातवाहन राजवंश शुरू हो गया। सातवाहन बेसिकली कहाँ का राजवंश है? अगर हम लोग इसको मैप के ऊपर देखें तो मैप के ऊपर एक बार नजर डाल लो, ये राजवंश आंध्रा का राजवंश कहलाता था। ठीक है, आंध्रा के साथ साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कुछ कर्नाटक का रीजन भी इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ था। ये आंध्रा का राजवंश कहलाता है, और एक आंध्रा वंश अलग है। ठीक है, आंध्रा का वंश भी एक अलग है। कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने आंध्रा वंश को ही सातवाहन वंश का नाम भी दिया है, लेकिन आंध्रा वंश का अगर थोड़ा बहुत रिलेशन देखें तो वो रिलेशन देखने को मिलता है कुछ धार्मिक किताबों के अंदर उसका वर्णन किया गया और धर्म के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है आंध्रा के वंश का। ठीक है, तो वो भी वंश माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला आंध्रा ही का वंश कौन सा है? सातवाहन का वंश है। तो अगर हम लोग इसमें लोकेशन देख लें तो लोकेशन के बेसिस पे हमें क्या दिख रहा है? आंध्रा तो दिख ही रहा है, एक आंध्र प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा मध्य प्रदेश दिख रहा है, और कर्नाटका का कुछ रीजन दिख रहा है। तो ये वो रीजन है जहां जहां पे सातवाहन राजवंश फैला हुआ था। ठीक है, तो गुजरात भी आ रहा है ना थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ये वाला रीजन जो है वो गुजरात का भी थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है, एक ही एरिया है उसका गुजरात का, तो कह सकते हो कि गुजरात का एरिया भी आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस राजवंश की जो स्थापना हुई उसके कुछ प्रमुख शासक, वो शासकों के नाम है, अभी एक एक शासकों को देख भी लेंगे नीचे। जैसे शिमुक्त ने तो इसकी स्थापना ही की थी। शतकर्णी इसके एक दूसरे इंपॉर्टेंट शासक हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है गौतमीपुत्र शातकर्णी को। ठीक है, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने सातवाहन का विस्तार किया है पूरी तरीके से, जितने भी मेजर वर्क देखने को मिलेंगे इन्हीं के दौरान देखने को मिलेंगे। फिर है वशिष्ठिपुत्र, वशिष्ठिपुत्र के बाद पुलुमावी, और लास्ट में है यज्ञश्री शातकर्णी। ये प्रमुख शासक हैं इसके, और इन प्रमुख शासकों में आपको जो याद रखने हैं, शिमुक का नाम याद रख लीजिए, शातकर्णी याद रख लीजिए, गौतमीपुत्र शातकर्णी याद रख लीजिए, बस। ठीक है, इतने भी अगर 3 नाम आपको याद है तब भी सफिशिएंट है सातवाहन राजवंश के लिए। ठीक है, तो सातवाहन राजवंश में शिमुक,
या शातकर्णी या गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये 3 इंपॉर्टेंट शासक हुए। ठीक है, शातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, अभी पुष्यमित्र शुंग कराने वाले थे 2 अश्वमेध यज्ञ, एक ऐड और इसमें हो गया, वो था राजस्व यज्ञ। ठीक है, राजस्व यज्ञ किसके लिए होता था? राजस्व यज्ञ का मतलब क्या होता था? राजस्व चक्र 3 होते थे ना टोटल मिला के, 3 में राजस्व राजस्व यज्ञ बेसिकली जब राजा को शपथ ग्रहण कराई जाती थी ना, वो शपथ ग्रहण करता था कि अब मैं इस सल्तनत का या इस सत्ता का वास्तविक शासक हूँ, तो उस समय ये होता था जिसको राजस्व यज्ञ कहा जाता था। ठीक है, क्राउनशिप जिसको बोलते हैं बेसिकली, वो राजस्व यज्ञ था। तो इसने एक राजस्व यज्ञ भी कराया था। शातकर्णी के समय के 3 यज्ञ, 2 अश्वमेध है और एक राजस्व यज्ञ है। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं ब्राह्मण थे। हाला को जाना जाता है इस समय के बहुत इंपॉर्टेंट जो थे वो साहित्यकार थे, इन्हीं के समय के। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय, और गुणाढ्य भी इनके ही समय के थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये दोनों किस समय में यहाँ पर साहित्यकार के तौर पर रहे थे, तो आंसर होगा आपका सातवाहन राजवंश। ठीक है, जैसे आला ने इस समय में गाथा सप्त शतक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी गाथा हो सकती है? सप्त शतक, गाथा सप्त शतक के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है इन साहित्यकार ने, हाला ने। तो ये कौन सी गाथा हो सकती है सप्त शतक की बात? ऐसे सप्त करके बहुत सारी चीजें देख चुके हैं ना हम लोग, पीछे सप्त देवियों के बारे में देखा था, सप्त नदियों के बारे में देख चुके हैं, सप्त स्टेट्स के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे 7 राज्य होते हैं, ऐसे 7 शासक होते हैं। 7 शासकों का, 7 शासकों का बेसिकली यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, इसके अंदर वर्णन मिलता है महाभारत का। ठीक है, महाभारत के बारे में इस चीज को यहाँ पर मेंशनिंग की गई है, वहां के कुछ शासकों को उठाया गया है और उन शासकों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये गाथा प्रॉपर तरीके से सप्त शतक के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछ ले उसके लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन बस हालांकि कौन सी किताब है ये पूछा जाता है बेसिकली। बस अगर आपसे पूछ ले ये है किससे रिलेटेड तो याद रखिएगा। गुणाढ्य ने व्रत कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो व्रत कथा जो थी वो बेसिकली व्रत कथा के बारे में लिखा हुआ था, ब्राह्मणों का शासन कैसा होता है। ठीक है, ब्राह्मणों का शासन कैसा होता है, किस तरीके का होता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। और सातवाहन वंश को भी एक ब्राह्मण शासक वर्ग ही बोला जाता है। 3 ब्राह्मण शासन हुए भारत के अंदर। पहला कौन सा देखा था हम लोग ने? शुंग वंश को देखा था, दूसरा कर्ण वंश को देखा और तीसरा सातवाहन वंश। इनको भी माना क्या जाता है ब्राह्मण राजवंश के ही ये लोग थे। तो इसके अंदर उस कथा के बारे में लिखा गया। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सोना दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा ना, तो सोना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दे देगा कि सोने की मुद्राओं का भी यूज करते थे, वो नहीं करते थे। बाकी चांदी, तांबे, सीसा और पोटीन और कांसे का प्रयोग इस समय में किया जाता था। ये सारी मुद्राएं होती थी। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। भूमि अनुदान में दी जाएगी ब्राह्मणों को, ये कार्य किसने शुरू किया था? सातवाहन शासकों ने। अभी तक भूमि अनुदान नहीं दी जाती थी ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को भिक्षा दी जाती थी। ठीक है, भिक्षा के तौर पर कुछ भी दे दिया जाता था उनको। कर के जितना भी कर कलेक्ट करते थे राजा, उस कर को कलेक्ट करने के बाद तमाम अनाज दे दिया करते थे, पैसा दे दिया करते थे, वो सब होता था। लेकिन अब क्या दिए जाएगी? भूमि भी अनुदान में दी जाएगी। तो अब प्रॉपर्टीज भी देना किसने शुरू किया? सातवाहन शासकों ने ही शुरू किया था। इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत और लिपि तो ब्राह्मी होगी। ठीक है, कि भारत का दक्षिण का इलाका है और यहाँ पर ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। ठीक है, सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। अब मात्र सत्तात्मक होने के नाते अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि ये लोग कौन से धर्म या कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तो वैष्णव संप्रदाय के ज्यादातर शासक यहाँ पर हुआ करते थे, जो मात्र सत्तात्मक आइडियोलॉजी को रखा करते थे। ठीक है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां। ठीक है, कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य बेसिकली एक आर्ट फॉर्म है, आर्किटेक्चर है। ठीक है, और ये आर्किटेक्चर कहाँ पर है किसी को पता? कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र, अजंता एलोरा में, महाराष्ट्र में, और अमरावती का आंध्र प्रदेश। फोन पे कुछ भी लोग चैत्य कहाँ पे है?
चरण पूछ भी लो फोन पे चैत्य का ये पता कर। अमरावती है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्रा के अंदर है अमरावती, ठीक है। कार्ले का चैत्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आइडिया तुक्का लगा सकते हो बस। अरुण बताओ कार्ले का चैत्य है क्या? कार्ले का चैत्य अजंता एलोरा पता चल रहा है, इसके अंदर क्या है? गुफाएं। बस ये तो लिखा हुआ है गुफाएं। बौद्ध धर्म के आर्किटेक्चरल टेम्पल्स हैं इसके अंदर देखा जाए। और जैन धर्म के भी हैं, जैन धर्म के भी हैं, जैन धर्म के भी, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तीनों के हैं। अजंता और एलोरा के अंदर तीनों धर्मों के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अमरावती के अंदर क्या है? अमरावती कला किससे रिलेटेड है? आंध्रा के अंदर बेसिकली हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, हिंदू धर्म से। किसी धर्म की बात आई हिंदू धर्म से रिलेटेड है। कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य किससे रिलेटेड है? कार्ले का चैत्य बेसिकली अगर आप बात करोगे इसके अंदर, अगर आप जाओगे तो देखोगे तो गणेश की मूर्तियां सब दिखाई देती है, ये सब होता है। और ये गणेश उत्सव कहाँ का इलाके का है? ये सब चीजें कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र के, ठीक है। इतनी देर से पूछना नहीं बताया, हाँ बताया प्रीति ने बताया और किसी ने बताया। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। बेसिकली दक्षिण के जितने भी शासक हुए उन सबके स्वामी कहे जाते थे। कौन? सातकर्णी और सभी सातवाहन शासक, ठीक है। एक तो ब्राह्मण थे, ऊपर से शासक थे, तो जितने भी शासक हुए वहां के उन सबके भी सुप्रीम शासक कौन कहलाते थे? वो सातवाहन शासक कहलाते थे, ठीक है। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया था, ठीक है। अभी तक उत्तर और दक्षिण भारत को अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर तो दोनों में एक बहुत बड़ा विभाजन था। उत्तर भारत का शासन अलग चलता था, दक्षिण भारत का शासन अलग चला करता था। लेकिन एक सेतु की तरह कार्य करा, ब्रिज की तरह कार्य करा इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को मिलाने में। बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स यहाँ से वहां ट्रांसफर हुई और वहां से यहाँ ट्रांसफर हुई, तो इस वजह से इनको माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पर एक सेतु की तरह कार्य किया, ठीक है। फैक्ट याद रखिए इसके, फटाफट देख लीजिए एक बार फिर से। शिवमुख ने कब स्थापना करी? 60 या 28 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। और सुषमा की हत्या कर दी थी इस समय। सातवाहन वंश की स्थापना हुई, ठीक। इसके बाद में ये वंश कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश बेसिकली जाना जाता है, आंध्रा का रीजन है। और आंध्रा के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या कुछ गुजरात का रीजन, ठीक है। किसे? नहीं, एकदम नहीं, यहाँ नहीं है आंध्र भोज, आगे आएंगे अभी आंध्र भोज, ठीक है। तो यहाँ पर सातकर्णी सबसे इंपॉर्टेंट शासकों में से जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक है, और एक राजस्व यज्ञ करवाया था, ठीक है। उसके बाद में इसके एक इंपॉर्टेंट शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में भी आगे देख लेंगे, उनके बारे में और डिटेल में देख लेंगे। इसके बाद में भूमि अनुदान की प्रथा किसने शुरू करी? वो सातवाहन शासकों ने ही शुरू करी थी। ये समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। किस तरह के संप्रदाय के लोग यहाँ पर ज्यादातर पाए जाते थे? वैष्णव संप्रदाय के लोग ज्यादातर यहाँ पर पाए जाते थे। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं? कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र के अंदर, अजंता एलोरा महाराष्ट्र के अंदर और अमरावती आंध्रा के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड यही है। उनकी भाषा प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मण थी, ठीक है। सर इसका विकास हुआ था या निर्माण हुआ था? किसका? अमरावती का विकास, विकास हुआ। अमरावती कला भी अभी की थोड़ी है, बहुत पुरानी है, काफी पुरानी। इसका विकास हो रहा है इस समय। देखो अब ये पूरा का पूरा जो आपका सातवाहन राजवंश है, इस सातवाहन राजवंश के बारे में बेसिकली कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है। आपके प्रीलिम्स में तो जो फैक्ट आ सकते हैं वो आ सकते हैं, मेंस में भी कुछ इससे रिलेटेड आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक राजवंशों की जब श्रृंखला चलती है तो उन राजवंशों की श्रृंखला के अंदर हम लोग मौर्य एम्पायर से लिखते हुए शुरू करते हैं। मौर्य के बाद में सातवाहन, फिर गुप्ता, फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर और उसके बाद में अंग्रेजी साम्राज्य। इस तरीके से पूरा इतिहास खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे इतिहास को खत्म करने के लिए फिलहाल सातवाहन राजवंश शुरू हुआ और इसकी जो स्थापना हुई थी बेसिकली आप मान लो कि अशोका की मृत्यु के बाद में ही शुरू हो गई।
अशोका की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी जितने भी थे वो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। उस साम्राज्य के विघटन के बाद में जो और भी साम्राज्य है वो बहुत कमजोर थे, छोटे साम्राज्य थे। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा पुष्यमित्र शुंग के बारे में, एक शुंग साम्राज्य को छोटा से लेके बैठे हुए, ठीक है। या फिर पुष्यमित्र शुंग के बाद में अगला साम्राज्य कौन सा, कर्णवंश। कर्णवंश भी बहुत छोटा सा राजवंश है, उसकी भी स्थापना हुई और वो तुरंत ही सिमट गया। एक राजवंश की ऐसी स्थापना होनी थी अशोका के बाद में जो राजवंश सदियों तक याद रखा जाए, कुछ ऐसा एक इम्पोर्टेंट राजवंश चाहिए। ये युग के रूप में तभी ये बेसिकली एक इरा या युग के फॉर्म में कहीं ना कहीं इस एक राजवंश की स्थापना हुई यहाँ पर, जो काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे सातवाहन लोग कि हम लोग एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाएंगे। और वो समय आ गया और इन्होंने आके यहाँ पे 60 ईसा पूर्व में या 28 ईसा पूर्व के अंदर सातवाहन राजवंश की स्थापना कर दी। तो मेन कारण तो इसको वहीं से माना जाता है कि अशोका की मृत्यु के बाद से ही ये राजवंश की स्थापना होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की, सातवाहन वंशों की, जैसा सिमुक जो थे इस राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है। और शतकर्णी की तो बात अभी हम लोग को करनी है, तो शतकर्णी इसके कौन से थे, तीसरे शासक थे। बीच में कौन है इसके बाद, कृष्ण आए थे। कृष्ण ने इस समय में यहाँ पर विस्तार किया था और इनके अधीन विस्तार कहाँ तक हो गया था, नासिक तक राज्य का विस्तार हो गया। नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो बेसिकली ये राज्य धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, वहां तक पहुंच गए, ठीक है। बरार और पश्चिमी मालवा को किसके द्वारा जीता गया था, शतकर्णी के द्वारा जीता गया था। कौन से राज्य, बरार और पश्चिमी मालवा कहाँ पड़ते हैं, बरार और पश्चिमी मालवा, बरार कर्नाटका, ठीक है। पश्चिमी मालवा एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी मालवा की बात आ रही है, तो अभी हम लोग ने देखा ना इसका पॉलिटिकल मैप है, तो कहां से कहां तक विस्तार हो रहा है। इस विस्तार को बढ़ाने वाला कौन था, शतकर्णी, ठीक है। शतकर्णी ने इस साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाया, ठीक है। इसके लिए युद्ध में अपनी जीत के लिए उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किया गया था। अभी देखा ना हम लोगों ने, 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए और एक राजस्व यज्ञ इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रारंभिक सातवाहन शासक उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित थे। सबसे पहले इनका प्रारंभ कहां पे हुआ, उत्तरी महाराष्ट्र के अंदर। तो नदन महाराष्ट्र का पूरा इलाका इनके कंट्रोल में था। धीरे धीरे ये इलाका कहां शिफ्ट होता चला गया, सदन इलाकों में, जिसके अंदर कर्नाटका वगैरह भी इनके विस्तार का क्षेत्र बन गया। तो स्टार्ट अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कहां से हुई है, तो कहां से हुई है, महाराष्ट्र के इलाकों से इसकी स्थापना मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मौर्य जैसे उत्तर में शुंगों से हार गए थे, शुंग राजवंश ने ही तो मौर्य राजवंश को समाप्त किया था, ठीक है। अभी जो स्टोरी मैंने बताई आपको ये बेसिकली वही है। उसके बाद में कर्ण राजवंश जैसे आता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट राजवंश की तरह कार्य नहीं कर पाता। अंत में किसको आना पड़ता है, सातवाहन को। और सातवाहन सामने आते हैं और ये वो राजवंश है जिनका पुराणों तक में वर्णन किया गया है। और पुराणों में इन्हें क्या लिखा हुआ है, आंध्र सातवाहन के नाम से लिखा हुआ है, या आंध्रा के राजवंश के तौर पर इनका नाम आता है। कहीं कहीं डायरेक्ट सातवाहन नहीं आता, तो आंध्रा के वंश के नाम पर इनका नाम आता है, ठीक है। पुराणों के अनुसार ये भी माना जाता है कि आंध्रों ने 300 वर्ष तक शासन किया, जिसे सातवाहन राजवंश को सौंप दिया गया। मैंने बोला था ना, सातवाहन को लेकर 2 लॉजिक्स आते हैं। एक तो बोला जाता है आंध्रा ही वाले कौन थे, सातवाहन राजवंश के लोग थे, और एक क्या बोला जा रहा है कि नहीं, आंध्रा वाले राजवंश अलग थे, उन्होंने आके सातवाहनों को अपना शासन सौंप दिया था, ऐसा बोला जाता है। तो दोनों राजवंशों को कहीं कहीं अलग भी देखा गया और कहीं दोनों को मिला के भी देखा गया, ठीक है। उसके बाद में गौतमीपुत्र शतकर्णी की अगर बात करें, सबसे महान शासक, इनका इलाका तब से कब तक, 106 से लेकर 130। अब ये डेट आगे बढ़ रही है, तो कहां की बात शुरू हो गई है, ईसवी की बात शुरू हो गई है। यहाँ क्या शुरू हो चुका है, AD शुरू हो चुका है। मतलब ईसा पूर्व के जितने शासक थे वो सब समाप्त हो गए, ठीक है। जितने भी पढ़ने थे वो सब हम लोग ने पढ़ लिए। अब शासक कहां के शुरू हुए, AD के, ठीक है, या ईसवी के शासक। तो ये गौतमीपुत्र शतकर्णी जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं, 106 से लेकर 130 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर राज किया, ठीक है। उसके बाद में शकों को हराया था। अब शक कौन है यहाँ पर, शकास कौन थे यहाँ पर, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शकास की भी बात आएगी, चालुक्य की भी बात आएगी, ठीक है। यहाँ पर शकास, चालुक्य, कुषाण वगैरह इन सब की भी बात आएगी। लेकिन इस राजवंश को समाप्त करने के बाद में हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। शकास बेसिकली भारत के दूसरे इलाकों में जहां जहां पे भी आप देख रहे हो सातवाहन राजवंश नहीं है, उन इलाकों में शका और चालुक्य ये राजवंश अलग अलग राज करते थे।
और ऐसे राजवंश जो सातवाहन के कंटेम्परेरी थे उनमें शकास आते, ठीक है। तो शकास भी बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश, शक्तिशाली राजवंश के तौर पर उभर रहे थे, तो उनके साथ में इनका कहीं ना कहीं एक विद्रोह या लड़ाई के फॉर्म में युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हराता है इनको? गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शकों को हराया। ये क्वेश्चन पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने कौन से वंश के शासकों को हराया था, और 4 ऑप्शन उसने अंदर दिए थे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसने शकों को हराया, उसने दावा किया था कि क्षत्रिय शासक नहपान को उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया। नहपान कौन है? नहपान जो है बेसिकली एक क्षत्रिय शासक था जिसका लेना देना शकों से था, ठीक है। शकों का राजवंश जो है वो कौन सा है? क्षत्रिय राजवंश है, ठीक है। और उन क्षत्रिय राजवंश को कौन से राजवंश कहते? ब्राह्मण राजवंश कहते, सातवाहन वाले। तो इन्होंने किसको हराया था? नहपान को हराया था यहाँ पर, इसलिए याद रखिएगा, शासक के तौर पर भी अगर पूछा जाए तो याद है, ठीक है। तो सातवाहन राजवंश उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ था, ठीक है, ये सब तो पता ही आपको। इस सब का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? नासिक अभिलेख के अंदर किया गया। कहाँ पे मिलेगा इसका उल्लेख? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया? वो बनवाया गया था गौतमी बालाश्री के द्वारा, ठीक है। और गौतमी बालाश्री कौन है? गौतमी पुत्र शतकर्णी की माता जी, ठीक है। गौतमी पुत्र शतकर्णी की माता जी का नाम क्या था? गौतमी बालाश्री। और गौतमी बालाश्री ने निर्माण किसका करवाया है? नासिक अभिलेख का निर्माण कराया, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है कि कहां से कहां तक सातवाहन राजवंश का विस्तार हुआ करता था, ठीक है। ये जो बीच बीच में अभिलेख बता देता हूँ ना मैं, जैसे एक बार हाथी गुम्फा बताया है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे आपको ब्राभो के बारे में बताया था, मास्की बताया था जैसे, ठीक है। ये सब गुर्जरा वगैरह जो भी है, ये सब याद रखिएगा कौन से अभिलेख किस राजवंश के दौरान थे। राजवंश पूछ लेता है कि कौन से राजवंश के दौरान का ये अभिलेख है या शिलालेख है। अब यहाँ पे नासिक अभिलेख को अगर याद रखना तो याद रखिए सातवाहन शासकों के समय का, और सातवाहन शासकों में भी अगर किसी की बात की जाए तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के समय का ये है। और इसको बनवाया किसके द्वारा गया? गौतमी बालाश्री के द्वारा, जो कौन है? गौतमीपुत्र शतकर्णी की माता जी, ठीक है। और इसके अंदर उल्लेख हुआ है, यहाँ पर एक चीज और भी है, वो चीज लिखी हुई है एकमात्र ब्राह्मण, ठीक है। गौतमीपुत्र शतकर्णी अपने आप को इकलौता ब्राह्मण बोलते थे, ठीक है। उनके अनुसार वो अकेले ब्राह्मण हैं इस दुनिया में, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं, ठीक है, ऐसा मानना था उनका। वशिष्ठ पुत्र कुलीमयी, ठीक है, 130 से 45 तक, ठीक है। इसके बाद में गौतमीपुत्र शतकर्णी के बाद में तुरंत शासन को संभालना ये आए थे। इसको याद मत रखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के द्वारा कौन कौन सी चीजें अपनाई गई। एक ब्राह्मण का जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए, ठीक है। एकमात्र ब्राह्मण भी या एक ब्राह्मण के तौर पर ये जाने जाते हैं, ठीक। नदियों के तौर पर अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी तक इसका प्रॉपर जो है विस्तार हुआ था, ठीक है। सिक्के और शिलालेख आंध्र में जो भी पाए गए हैं, ठीक है, वो अप्रॉक्स 2री शताब्दी के आसपास है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा समय भी कहाँ पे? सातवाहन राजवंश के अंडर में आ चुका था। तो जितना भी आंध्रा का भी इलाका है, जो दक्षिण का इलाका है, प्रॉपर इसके सातवाहनों के कंट्रोल में है, ठीक है। औरंगाबाद जिले के प्रतिष्ठान में सातवाहन साम्राज्य की राजधानी की स्थापना की। औरंगाबाद जिला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ देखने को मिल रही है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये लोग आंध्रा से लेकर महाराष्ट्र तक या गुजरात तक फैले थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? महाराष्ट्र के अंदर अपनी राजधानी को बनाया था, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला है सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। इसने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया था, ठीक है। यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जब मैं शकास की बात करूंगा, शक राजवंश की बात करूंगा, वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुए थे जिनका क्या नाम था? रुद्रदामन, ठीक है। सातवाहन कहाँ किसी से हारते नहीं थे, लेकिन रुद्रदामन वो व्यक्ति था जिसने आगे किसको हराया था? सातवाहनों को हराया था। तो रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया टोटल मिलाकर, ठीक है। एक बार तो तुक्का लग सकता है, लेकिन 2 बार तुक्का नहीं लग सकता। तो इससे पता चल रहा है कि उस समय का सबसे कुशल शासक जो है वो रुद्रदामन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में तुक्के लगना 2 बार नहीं लगते ना, 1 बार लग जाए। एक बार सर आगे का पेपर कैसा आया था? आगे का पेपर
तो आया था ना, अब आएगा दूसरा वाला। कैसा आया? मतलब पेपर अच्छा था, मैंने पेपर अच्छा, पेपर ठीक था, मॉडरेट था, मैं तो मॉडरेट मानूंगा। बात हुई भी थी, चर्चा हुई थी, क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने क्लास के अंदर सारे। पेपर सही था। अब फिर से पेपर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको लेकर चर्चा तो चली, लेकिन कमेटी बैठ चुकी है प्रॉपर। फिलहाल उस सबसे बाहर आओ, एक नई चीज़ आ चुकी है आप लोग की नज़रों में, यूपीएससी का पेपर होने वाला है, उसको लेकर फॉर्म आ गए, है ना। यूपीएससी के फॉर्म आ गए और भरना भी शुरू हो गए। तो जिन लोगों को इस साल यूपीएससी देना है, लांची को छोड़कर, तो लांची 10 साल बाद देगी, ठीक है। बाकी जितने भी लोगों को देना है वो सारे लोग अब फॉर्म भर दो, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है वो उसके लिए सेंटर अगर आपको करीब चाहिए तो सेंटर करीब मिल जाएंगे। अभी बाद में सेंटर आपके सेंटर मन चाहे नहीं मिलेंगे अगर लेट भरोगे, ज़्यादा लेट भरोगे, ठीक है। तो वहाँ से ऑप्शन ही गायब कर देंगे, वो फिर ऑप्शन गायब होते चले जाते हैं ना, एक करके जहाँ सेंटर फिल होते चले जाते हैं। तो जिनको देना है वो भर दो, जिनको नहीं देना है वो भी भर दो, ठीक है। वो इसलिए भर दो क्योंकि जब तक बैठोगे नहीं तब तक अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग अटेम्प्ट से डरते हो कि अटेम्प्ट देना है नहीं देना है, देना है नहीं देना है, तो वो लोग इस बात से ना डरो, क्योंकि अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप लोग बैठोगे जाके एग्जाम के अंदर, ठीक है। और बैठोगे नहीं तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अभी आपके पास में फेब से लेकर मई तक टाइम है, तो आराम से आप चाहें तो प्रीलिम्स के ऊपर गौर तरीके से तैयारी कर सकते हो, और 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया भी जा सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट करके पढ़ाई कर लोगे तो प्रीलिम्स भी हो सकता है, तो प्रीलिम्स करना है अगर तो कर लो, वरना 17 मार्च जिन लोगों ने पीसीएस को फोकस किया हुआ है वो लोग पीसीएस दे लो। बस इसलिए बोल रहा हूँ कि 17 मार्च के बाद में कहीं रोते हुए घर पे आओ और फिर बाद में पता चले हम तो एक साल कुछ करना ही नहीं, ठीक है। उनके लिए बता रहा हूँ कि वो लोग यूपीएससी भी भर देना, हो सकता है मन कर जाए तो आप लोग एग्जाम दे दो, ठीक है। हो सकता है मन कर जाए तो दे देना, वरना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं मानो तो बिल्कुल मत देना, लेकिन भर देना फॉर्म। फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, महिलाओं के लिए तो फ्री है ना, सारी फीमेल के लिए फ्री है, तो भरो, मिल के भरो, सभी के लिए फ्री है, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, जनरल वालों के लिए फ्री नहीं है, ओबीसी वालों के लिए भी फ्री नहीं है, 100 रुपये होगा। कहते हैं अभी इसमें कुछ वो आया नोटिफिकेशन कि जो फोटो लगना है 10 दिन पहले का लगना है, 10 दिन पहले का लगना, तो मतलब था कि मतलब किस तरह से क्या उस पे डेट लिखी है, मांग रहे हैं, डेट भी मांग रहे हैं, डेट भी मांग रहे हैं, रविवार ना नाम भी मांग रहे हैं, डेट मांगने में क्या फर्क पड़ता है? मुझे कह रहा है मतलब 10 दिन से बाद का नहीं होगा ना, पहले का। अगर उस पे डेट मांग रहे हैं, देखो अगर उस पे डेट मांग रहे हैं ना, फिर काम करना है, एडिट करना है, फॉर्म ऐड से 10 दिन पहले एडिट हो जाता है। फोटो जाओ, पेंट के ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे डेट लिखो, ऊपर लिख के पेस्ट कर दो। वो ये कह रहा है कि मतलब ज्यादा पुराना तो नहीं चाहिए फोटो, तो ज्यादा पुराना नहीं लगेगा, 10 दिन से मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे 3-4 महीने भी पुराने फोटो है ना, तो लगा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेट मांग रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। नहीं और ज्यादा सिक्योरिटी रखनी है तो ओटीआर भरते थे तो फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। अब ओटीआर थोड़ी संशोधित हो जाएगा, ओटीआर भरा तुमने, नहीं भरा, भरा हुआ तो है। फिर तुम्हें तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी, फोटो लगा हुआ है तुम्हारा पहले से, वहाँ फोटो थोड़ी लगाना पड़ेगा पहले से, सब लगा हुआ है। बस भरो कि तुम्हें करना क्या है, देना एग्जाम, नहीं देना, हाँ या ना करना है, बस इतना ही करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। और जिनको यूपीएससी देना है वो लोग अब प्रॉपर तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, हाँ नहीं प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल 2 महीना इधर और 26 मई को पेपर है, तो 20 दिन उधर मान के चलो, ठीक है। और इस महीने के 10 दिन मान लो मैक्सिमम बचे हैं तुम्हारे पास, तो 3 महीने प्रॉपर है। और जिस दिन फॉर्म भर दो उस दिन से प्रीलिम्स शुरू कर देना। और प्रीलिम्स शुरू कैसे करते हैं उसका भी तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि टेस्ट सीरीज के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है आपको इस समय। और वो टेस्ट सीरीज जैसे विजन की लगा रहे हो, दृष्टि की लगा रहे हो, धी की लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो, वो टेस्ट सीरीज को उठा के प्रॉपर तरीके से पर डे सॉल्व करना शुरू कर दी। पर डे एक सब्जेक्ट उठाइए सॉल्व करिए, सब्जेक्ट उठाइए सॉल्व करिए। और पर डे सॉल्व भी कैसे करते हैं कि हमको अगर हिस्ट्री का टॉपिक का टेस्ट लगाना है तो एक दिन पहले हम प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ लें पूरी, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद में फिर उसका टेस्ट लगा लें, और फिर उसके बाद अगले दिन जो है उसकी एनालिसिस कर लें।
ऐसे करते करते कितने दिन गुजर जाएंगे? एक टेस्ट आपका कंप्लीट हो रहा है 3 दिन में, 3 डेज, ठीक है, क्योंकि एक दिन आपने स्टडी करी, दूसरे दिन आपने टेस्ट दिया और तीसरे दिन आपने उसकी एनालिसिस करी, ठीक है। और ऐसे ही 30 टेस्ट आपको टोटल देने पड़ते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, 30 टेस्ट, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 महीना प्रॉपर सफिशिएंट होता है। 3 महीने से एक दिन भी एक्स्ट्रा मत करना, और इन 3 महीने के अंदर ही आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज लगानी होती है। तो ये एनालिसिस का तरीका होता है। अब ये जो बचा हुआ टाइम है ना, जैसे आपने एक टेस्ट में स्टडी का एक दिन बनाया प्रॉपर, आज हमें स्टडी करनी, आज की डेट रख ली, जैसे आज क्या है 16 हो गई ना, 14 उधर गई, हाँ 16, ठीक है 16 फरवरी, ठीक है। 16 फरवरी के बाद अब आपको आज का दिन रखना सिर्फ स्टडी के लिए प्रॉपर, जैसे हिस्ट्री पढ़नी है प्रॉपर तरीके से। हिस्ट्री के बाद में कल दे दो 17 तारीख को टेस्ट देने के बाद में क्या करोगे? पूरा दिन फ्री तो कितने 2 घंटे तो टेस्ट दोगे, 2 घंटे के बाद में अपनी तैयारी करो, करंट अफेयर्स पढ़ो, अदर सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, सारी चीजें, ठीक है, वो पढ़ते रहो साथ में। तीसरे दिन की बात आएगी थर्ड डे में, एनालिसिस करो। एनालिसिस में कितना समय लगेगा? 3 घंटा मान लो। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में मेजर 3 घंटा लगेगा। 3 के बाद में बचा हुआ टाइम करंट अफेयर्स पढ़ो, अदर सब्जेक्ट्स पढ़ो, अदर स्टडीज करो, ठीक है। फिर अगले दिन से इसी शेड्यूल को शुरू कर दो। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बस ये इसी तरीके से पढ़ लेना, जैसा ये तरीका है, इस तरीके से कर लोगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा। और जो लोग सोच रहे होंगे कि एक ही बार में फाड़ देंगे सब, मतलब इंटरव्यू दे के ही निकलेंगे, ठीक है, कि पूरा का पूरा फाइनल सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा, सोचना से ये होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोच के देते हैं चलो एटलीस्ट अभी प्रीलिम्स से निकल जाए, मेंस की भी तैयारी नहीं है, मेंस की तैयारी के लिए समय मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा कि मेंस कैसे देना है। तो वो लोग के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। ये कहीं ना कहीं वैकेंसी अच्छी खासी आई है, 1058 वही तो 56 है। चरण ने कहते तो सही बोला होगा, गलत थोड़ी बोलता तो नहीं गलत नहीं बोलता, ठीक है। तो 1056 वैकेंसी चरण के हिसाब से मान लेते हैं इतनी ही आई है। तो 1056 वैकेंसी बहुत है। अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में आपने 700, 600, 700 वैकेंसीज भी देखी है, ठीक है। तो कम से कम 300 वैकेंसी बढ़ गई, हाँ जो भी है, ठीक है। तो वो 600, 700 से ज्यादा की वैकेंसीज इस बार आई है, 1000 वैकेंसी तक या 1000 से प्लस आई है। तो चांस अच्छा प्रीलिम्स से ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे। 300 सीट बढ़ने का मतलब ये है कि इस बार 30% ज्यादा लोग सीट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और 30% के अंदर अगर आप तैयारी करके जाओगे तो आप लोग चयन हो सकता है, कट ऑफ भी लो जाएगी उस हिसाब से 90, 92, 93, 94 ऐसी कुछ नहीं सर, लास्ट वाले तो इसमें 85 गई। हाँ सोचो, उसमें तो और कम वैकेंसीज थी। पेपर टफ भी बहुत सी साइड में तो सभी फेल हुए थे, मुझे नहीं पता, शायद जो पास नहीं सर वो पेपर अच्छा था, जीएस बहुत अच्छी थी, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ सी सेट में ज्यादातर लोग फेल हुए थे, इसलिए सी सेट भी लगाते रहे ना। अभी तेज ने पूछा था सी सेट सॉल्व नहीं हो रहा है सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है सर। एक्चुअली रेशियो जो है अब यूपीएससी ने जो किया है वो कथनों का ज्यादा रेशियो कर दिया है, और जिसको पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम एनफ और 2 ही घंटा तो है, 2 ही घंटा तो है, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे के अंदर आपको बहुत एनालिसिस। देखो तेज तुम्हारे लिए भी है, सुनो, सी सेट का जो पेपर होता है ना, इस सी सेट के पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं ना, 80 क्वेश्चन आपके लिए नहीं आते प्रॉपर, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। आप 30 क्वेश्चन देखो ही मत, बिल्कुल मत देखो, एकदम नजर ही मत डालो 30 क्वेश्चन। अपना टारगेट रखो 2 घंटे में मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, वो भी सही है, ठीक है, वो भी सही बात। अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 50 क्वेश्चन में मान लो 10 भी गलत हो गए, क्योंकि आप 50 परफेक्शन के साथ करोगे, 30 तो पहले छोड़ दिया ना, 50 में अगर इसमें 10 भी गलत हो गया तब भी तो आप कहीं ना कहीं 3 ही नंबर तो यहाँ से घटाओगे, 40 में से 3 घटा दो कितने होगा 37, क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो 37 क्वालिफाई हो जाओगे। 50 टारगेट रखो, 50 से ऊपर टारगेट ही नहीं रखना है, इस पेपर में टॉप थोड़ी मारना है, तो क्वालिफाई तो करना है, और क्वालिफाई करने में क्या दिक्कत है, तो क्वालिफाई करो, 50 को टारगेट करो, 2 घंटा टाइम स्लॉट रखो अपना, और 2 घंटे के बाद में 50 क्वेश्चन करके बैठ जाओ खामोशी से, कुछ नहीं करना उसके बाद, बस मेंस के बारे में सोचना है आधे घंटे बैठ के कि मेंस कैसे करना है, ठीक है। तो सुकून लो एकदम, 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा ही पीसीएस में भी करना, पीसीएस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं
उनमें भी टारगेट बनाओ, 100 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस के अंदर। अब 100 में से बना लो 60 को टारगेट कर लो, 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और इससे तो बहुत इजी आता है पीसीएस का सीसेट, अगर आप देखोगे तो पीसीएस का सीसेट इससे बहुत इजी आता है, तो हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे उन सारी चीजों को। तो पीसीएस का पीसीएस के हिसाब से करो, इसका इसके हिसाब से। पीसीएस का सॉल्व हो जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के, 10 साल के पेपर लगा लेना और पीसीएस का सीसेट अच्छा करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। यूपीएससी का सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही है 10 साल के, लेकिन इसके अंदर एक काम और करना है, वो काम ये करना है कि कॉम्प्रिहेंशन जो आता है या फिर रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं या मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी ट्रिक्स जरूर देख लेना कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। ट्रिक्स पता होना चाहिए आपको, और अगर आपको ये ट्रिक्स पता है फिर कितना भी टफ क्वेश्चन आगे आएगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसमें थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सीसेट में बहुत बंदे फेल हुए हैं। मेरे जानने ही वालों में जीएस 1 के अंदर 150 140 नंबर तक थे, 150 140 बहुत होता है सर, 102 आए 150 140 तक थे 200 में से, और आप समझ लो कि सीसेट के अंदर वो 30 नंबर भी नहीं ला पाए, 30 नंबर भी नहीं ला पाए। और मैं उनकी डिग्री बता दूं आपको, बीटेक, ठीक है, बीटेक की डिग्री बोला जाता ना, बीटेक वाले तो कर ही लेते हैं ना सीसेट, है ना। तो बीटेक वाले, मैनेजमेंट वाले भी बता रहा हूँ, एमबीए एमबीए वाले भी, ये सब इसमें फेल हुए थे, 30% आए थे। तो सीसेट लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं, सीसेट बच्चा ही नहीं है उस टाइप का कि आप ये सोच लो कि ये तो टेक्नोलॉजी वाले मैथ वाले कर लेते होंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सर फिर लास्ट ईयर जो उसकी वो निकली थी कि सीसेट का लेवल जो है ऑप्शन उठाए थे, उसकी याचिका भी दायर हुई। हाँ हाँ, तो उस पे कोई कंक्लूजन तो दिया नहीं कमेटी? कुछ नहीं होगा, वो यूपीएससी है, वो सोचेगा भी नहीं कुछ भी करेगा। वगैरह वो सुना है नहीं किसी को, तो लेवल क्या कम कर सकता है लेवल, हाँ उसका अगर क्रिटिसिज्म होगा तो वो उस क्रिटिसिज्म को सॉल्व जरूर करता है। या सर वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मल्टी टाइप का यूपीएससी जो मतलब चेयरमैन है, नहीं कि वो कहते हैं ना जैसे कि रिजल्ट जो है कभी भी इतनी जल्दी नहीं आया था, 12 दिन में रिजल्ट निकाल दिया था उन्होंने। तो सर यही रीजन था क्योंकि अब उसको बहुत ज्यादा अवहेलनाएं की जा रही थी कि सीसेट का लेवल बहुत हाई है। नहीं देखो, यूपीएससी कट ऑफ जो है 55 पे कर दीजिए, इस तरह का कुछ चल रहा था। यूपीएससी देखो एक बार जो डिसाइड कर लेता है ना पूरे साल का प्लान, इसमें चेंज नहीं करता है। पहली बात तो ये, कितना भी टफ पेपर होगा वो उसको भी जस्टिफाई कर ले जाएगा कि हमने इतना कंपटीशन बढ़ा दिया तुम ही लोगों ने, तो पेपर तुम टफ बनाएंगे, वो जस्टिफाई कर ले जाएगा, ठीक है। अगर अब वो इजी कर देता, ऐसा बताओ क्या उसको जस्टिफाई भी तो तभी करेगा ना जब अपना उसमें सिलेबस को विस्तार करेगा। नहीं, सिलेबस तो नहीं बदल रहा है। उसने जस्टिफाई कर दिया, उसने बोला मैंने 700 वैकेंसी दी थी और 700 वैकेंसी में सारे के सारे क्वालिफाइड मिल गए मुझे, या नहीं मिलते अगर इसमें तब तुम लोग उसमें क्वेश्चन मार्क उठाते। बोले ये भी तो करने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो जब ये कर रहे हैं तो मैं तो जस्टिफाइड हुई। तो यूपीएससी तो अपना जस्टिफिकेशन दे देता है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते। आज तक का इतिहास है यूपीएससी के ऊपर, ना तो कोई क्वेश्चन उठा है, और उठाया तो उसने माना नहीं। क्वेश्चन तो उठे हिंदी को बहुत उठे हैं लेकिन उसने माना नहीं, ठीक है, वो मानता नहीं है। उसको जब करना होता है अपना पैनल बैठाते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, जब चेंज करना होता है अपने हिसाब से करते हैं। सर बदलाव हो सकता है क्योंकि अब जो मतलब जजेस हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि हम अपनी 22 भाषाओं में, जैसे कि जो हेयरिंग होती थी वो इंग्लिश में होती थी, तो अब जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने बोला है कि अब जो है अपनी क्षेत्रीय 22 भाषाओं में आप इसका जो हेयरिंग है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी यही कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग जो होती है वो इंग्लिश में होती है प्रॉपर, इसलिए मैं इंग्लिश के ही क्वेश्चन को मानूंगा। तो क्या अब बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। और यूपीएससी को भी इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि कुछ चीजें बहुत खराब है। इस बार का जो सीसेट का पेपर आया था ना, सच बता रहा हूँ, और वो विकास कीर्ति सर ने भी बोला है, एक इंट्रोडक्शन जब उनका लिया जा रहा है, कह रहे जितने पैनल के सबको बैठा दो, जिन्होंने करा लो आधे पास नहीं होंगे, बोले जिन्होंने पेपर बनाया उन सबको बैठा लो और उनसे कहना पेपर सॉल्व करो बैठ, सब साथ में बैठेंगे तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर कोई इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दे रहा है तो उसका कुछ मतलब होगा ना, है ना। तो इतना टफ पेपर इस बार उन्होंने सीसेट का बनाया था, एक ब्रांड है। हाँ, अभी इस बार नहीं आएगा इतना टफ क्योंकि काफी क्रिटिसिज्म हो गया। क्रिटिसिज्म होने के बाद में इस बार वैकेंसीज भी बढ़ गई, तो वैकेंसीज बढ़ने के नाते अब नहीं आएगा, ठीक है। पहले आपको पता है यूपीएससी में 1400 वैकेंसीज आती थी, 1500 वैकेंसीज आती थी,
इतनी लगभग वैकेंसीज रहती है, ठीक है। धीरे धीरे डिक्लाइनेशन होते होते 50% सीट रह गई 700 तक। इस बार फिर से बढ़ा दिया गया, 1056 तक लेके गए। तो हो सकता है आने वाले समय में फिर से आपको ये मौका मिले कि 1400-1500 वैकेंसीज हो जाए, लेकिन तब कंपटीशन और बढ़ चुका होगा। कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना डे बाय डे, तो जैसे वैकेंसीज भी बढ़ती है उस हिसाब से कंपटीशन को भी धुआंधार बढ़ाया जाता है। तो अपने हिसाब से तैयारी रखिए। मेरा कहने का यहाँ पे सेंस यही है, जो लोग इस बार यूपीएससी दे रहे हो वो भी ठीक, जो लोग इस बार यूपीएससी नहीं दे रहे हो वो लोग भी पेपर को घर में बैठ के जरूर लगाइएगा। जब भी पेपर आ जाए अपना 2 घंटे निकालिएगा, 0 आए नेगेटिव आए कुछ भी आए, पेपर जरूर उठाइएगा और पेपर लगाइएगा जरूर। अगर आपको उसमें 10 क्वेश्चन भी, सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन भी पे अगर आप सही कर लेंगे तो आपको एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और वो आएंगे कि मैंने तो अभी इसको पेपर देना भी नहीं है, मुझे देना भी नहीं था, फिर भी मैं 10-12 क्वेश्चन तो कर लेता। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, जिससे आगे चल के आप जब भी एग्जाम को दोगे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, उस हॉल में बैठ कर उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम को देना जरूर, चाहे घर में बैठ कर देना चाहे हॉल में बैठ कर देना जरूर। इस एग्जाम को इसीलिए तो आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जाती है ना, कि टेस्ट सीरीज आप लोग करते रहो, एक माहौल बनता रहे, ये सब चीजें होती रहे, है ना। चलो आज लोग 7-5 खत्म कर लें आज, वरना दिक्कत हो जाएगी। कितने क्लास बचे मेरे? काफी नहीं बचे, 13 के आसपास। दोस्तों संडे आएंगे अभी, 2 संडे आएंगे ना, 16 तारीख हो चुकी है, 11 क्लास बचे। देखो सातवाहन राजवंश का जो है प्रशासन, इस प्रशासन को देख लीजिए। बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं वो शब्दावलियां बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इस राजवंश को याद रख लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो जिले थे उनको आहारा के रूप में जाना जाता था, डिस्ट्रिक्ट्स जो होती थी वो सब किसके रूप में जानी जाती थी? आहारा के रूप में, ठीक है। अधिकारियों को यहाँ क्या कहा जाता था? महामात्र या अमात्य कहा जाता था। जो भी अधिकारी इस समय के होते थे, मंत्री जो भी होते थे इस समय में, उनको क्या कहा जाता था? महामात्र या अमात्य। और जिलों को क्या कहा जाता था? आहारा कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में सेनापति, ये तो सब नॉर्मल है जिसके अंदर भी है। सैन्य रेजिमेंट में 25 घोड़े, 9 रथ, 9 हाथी और 45 घुड़सवार शामिल थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा गया कि कितने सैनिक थे, कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे और कितने घुड़सवार उसके अंदर रहा करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 25 घोड़े थे, 9 रथ थे, 9 हाथी थे और 45 घुड़सवार थे। इसको याद रखिएगा, ठीक है। रेजिमेंट के मुखिया, यही जो सैनिकों का जो रेजिमेंट होता था, इस रेजिमेंट का ही मुखिया भी होता था, कमांडर होता था, उसको क्या कहा जाता था? ग्वालिका, ठीक है। यहाँ कमांडर को क्या कहते थे? ग्वालिका कहा जाता था, ठीक है। ये इसको एक कार्य और दिया गया था, ये ग्रामीण क्षेत्रों का भी प्रशासन अपने हाथों में लेके रखता था, ठीक है। एक तो सैन्य पूरा का पूरा सैनिकों का प्रशासन कौन संभाल रहा है? वो भी ग्वालिका संभाल रहा है, और साथ ही साथ में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन भी यही संभाला करता था, ठीक है। जैसे सातवाहन शासन सैन्य चरित्र का था। सैन्य चरित्र के बेसिकली 2 शब्दावली यूज होती है, कटक और स्कंदवर, ठीक है। कटक और स्कंदवर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है सातवाहन शासन के दौरान सैनिकों के लिए, उस शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राज्य में 3 प्रकार के सामंत थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। 3 श्रेणी के सामंत। सामंत का मतलब क्या है? यहाँ पे सामंत का मतलब किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अरे सामंत का मतलब क्या? जमींदारी, जमीनों की व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, यही तो है सब सामंतवादी व्यवस्था, इसी को तो कहते हैं। तो सामंतवादी व्यवस्था में 3 तरीके के अधिकारी या फिर 3 श्रेणी में अधिकारी रहा करते थे। राज्य को 3 प्रकार के सामंतों में विभाजित किया गया था, ठीक है। पहले का गठन कौन करता था? राजा स्वयं करता था पहले का गठन, ठीक है। दूसरे की स्थापना कौन करता था? महाभोज। महाभोज कौन है? इनका मंत्री है, ठीक है। कौन है? मंत्री है। और तीसरा सेनापति द्वारा बनाया जाता था। सेनापति का हायर ऑफिशियल कौन होता था? ऊपर लिखा है ग्वालिका, ठीक है। तो ये तीसरे वाले का निर्माण कौन करता था? ग्वालिका करता था।
अब यहाँ पे सेनापति द्वारा बनाई जाती थी। अगर इस बात को यहाँ पे हम लोग गौलिका लिख दें तब भी गलत नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर यही पूछ ले कि तीसरे टाइप के राज्य को किस तरीके से विभाजित किया जाता था और कौन उसका निर्माण किया करता था। ठीक है, तो गौलिका उसका निर्माण किया करता था। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव और खेत दिए जाते थे। ठीक है, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को, जैसे मैंने बताया था ब्राह्मणों को भूमि हमें अनुदान दी जाती थी, भूमि वगैरह दी जाती थी, उसी तरीके से साथ साथ में बौद्ध भिक्षुओं को भी यहाँ पे मुक्त गांव, कर मुक्त गांव मतलब कोई कर नहीं लगेगा, ऐसे गांवों में आप रह सकते हैं, और खेती भी जमीन पे दी जाती थी जिसपे आप खेती करें, इसके ऊपर भी किसी भी तरीके कोई टैक्स या कर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके के होते थे। वर्ण व्यवस्था लागू करके समाज को स्थिर बनाया गया था। वर्ण व्यवस्था लागू की गई, वर्ण व्यवस्था लागू की गई और उससे समाज स्थिर कैसे होगी? तब वर्ण व्यवस्था से तो समाज कहीं ना कहीं विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वर्ण व्यवस्था लागू करके समाज को स्थिर बनाया गया। सर स्थिर बनाने का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है जिसका जो काम है मतलब वर्ण व्यवस्था में वो चीज वही करेगा, वो वही स्थिरता उस चीज में लाने की बात की। देखो एक डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में या राजशाही में कह लो, राजतंत्र में कह लो। राजतंत्र में शासक जो बोलता है वो जनता मानती है। ठीक है, चाहे वो अपने आप माने चाहे राजा मनवा ले। ठीक है, किसी न किसी तरीके से जनता मानती तो है। डेमोक्रेसी में जनता नहीं मानती किसी भी राजा को। ठीक है, कोई भी बड़ी सरकार आ जाए, कोई कितना भी कार्य करे और कितना अच्छा कार्य करे, सरकार को कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ता है, तो जनता नहीं मानती है यहाँ पर। तो वर्ण व्यवस्था खराब व्यवस्था क्यों लगती है हमको? डेमोक्रेसी की वजह से। ठीक है, लोकतंत्र की वजह से। वन ऑफ द रीजन है, बताया जाता है जब आप इनको और किताबों में पढ़ोगे तो डेमोक्रेसी एक कारण है जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था खराब लगती है। लेकिन वर्ण व्यवस्था को अगर सही तरीके से लागू किया जाए, जैसा कि सातवाहन वंशों ने लागू किया, उन्होंने बोला कि ब्राह्मण है, हम भी तो ब्राह्मण है, हमारा काम तो पुरोहितों का था, हम क्या कर रहे हैं? राजशाही कर रहे हैं, राजा बने बैठे हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसका जो कार्य है उसको उस आधार पर उस कार्य को दे दिया जाए। जैसे इन्होंने बोला ब्राह्मणों में कुछ शासक हम हैं और क्षत्रिय शासक हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। तो ये सब लोग क्या करने के लिए? शासन करने के लिए। आपको व्यापार के लिए भी पूरा वर्ग दिया जा रहा है, वैसे लोग जितने भी हैं वो सब व्यापार करो, हमें कोई रुकावट वाली बात नहीं, हम आपको उसके लिए अलग से प्रावधान भी करके देंगे। और बचे हुए कौन? शूद्रास। शूद्रास को जो भी समाज सेवा करनी है, जैसी समाज सेवा करनी है वो समाज सेवा करें। तो इन्होंने करा था विभाजन इस बेसिस पे कि सारे सेक्ट वर्ण के बेसिस पे विभाजन भी हो गया और लोग उसमें खुश भी हो गए, है ना। तो ऐसे विभाजन को क्या कहा गया? स्थिर बनाया गया। स्थिर बनाने का मतलब वही है, लोगों पे अब आप इसको थोपना कह लो या लोग इसे अपनी मर्जी से मान रहे हो, लेकिन इस समय लोग इस पूरी की पूरी व्यवस्था को माना करते थे। ठीक है, बताया था वो सही। जमींदार की बात नहीं हो रही है क्या? वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। सातवाहन राजवंश। ठीक है, इसकी अगर सोसाइटी की समाज की बात करें तो समाज इनका कैसा था हम लोग अभी देख भी चुके हैं। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्तात्मक चीजों को माना करता था। तो शैव धर्म से रिलेटेड हो, हाँ कह सकते हो। वन ऑफ द रीजन शैव धर्म या शैविज्म को मानने का लोगों का हुआ करता था कि वो सोसाइटी को वैसा बनाना चाहते। लेकिन मात्र सत्तात्मकता के भी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं प्रॉपर पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, मात्र सत्तात्मकता के भी लक्षण, जैसे कुछ साम्राज्य प्रॉपर पितृसत्तात्मक थे, जिसके अंदर मौर्य साम्राज्य देखा हम लोगों ने, हर्यंक राजवंश देखा हम लोगों ने, शिशुनाग राजवंश देखा, ये प्रॉपर पितृसत्तात्मक है। लेकिन सातवाहन राजवंश की बात करें अगर, कि सातवाहन में पितृसत्तात्मक था, लेकिन मात्र सत्तात्मक चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब लोग देवियों की पूजा भी करते होंगे, महिलाओं का सम्मान भी करते होंगे इस समय, है ना। तो वो सब चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। मात्र सत्तात्मक इसलिए भी था हाँ, क्योंकि जो राजा होते थे वो अपने नाम के साथ अपनी माता भी। एग्जैक्टली। अभी आपने गौतमी पुत्र शतकर्णी जैसे देखा, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी उनको बोला क्यों जाता है? उनकी माता जी की वजह। गौतमी बालाश्री नाम था उनका, वैसे उन्हें क्या बोला जाता था? तो अपने नाम के आगे वो माता जी का नाम जरूर लगाया करते हैं। एक्चुअल में देखोगे तो पिताजी का नाम लगा होता ना। अगर किसी बच्चे से पूछा भी जाए कि किसके बेटे हो, तो वो पिता का नाम बताता है, किसके बेटे हो, तुरंत पापा जी का नाम बताता है। ठीक है, ये तो वही बताया नहीं, माता जी का भी तो नाम बताया जा सकता है। अगर मात्र सत्तात्मक, कोई बात नहीं, जाने दो। मात्र सत्तात्मक, अगर जहां पर चीजें मात्र सत्तात्मक होती है वहां लोग अपनी माता जी का नाम बताते हैं।
यहाँ पे अगर किसी के पिता गुजर भी गए होते हैं तो वो स्वर्गीय लगा के बताएगा, लेकिन बताएगा पिताजी जी का नाम, ठीक है। तो ये पितृसत्तात्मक सोसाइटी दिखाता है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है पूरी तरीके से, ठीक है। मातृसत्तात्मक सोसाइटी में क्या होता है, ऐसा नहीं है। हमसे कोई जेंट्स पूछता है तो हम पिताजी का नाम बताते हैं, और हमसे कोई लेडीज पूछती है तो हम आपकी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, आपके ध्यान देना। सर इसका कोई भी नहीं, हम मैं अपना बता होते हैं, वो पॉपुलर होते हैं समाज में। कोई माता जी उसमें पॉपुलराइज नहीं होती, वो जानकारी वो हाँ का और पॉपुलर क्यों है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी की वजह से तो है। हमने शुरू से ये अडॉप्ट किया हुआ है ना, तो वो शुरू से अडॉप्शन वैसा वाला है। तो जितने भी लोग हैं आज के बाद में, जिन लोगों को लग रहा नहीं बताता मैं ऐसे, अब नोट करना शुरू कर दो, नोटिस करना शुरू कर दो। अब जाना कल को कोई पूछे कि किसके बेटे हो, ठीक है, या पेरेंट्स का नाम पूछे या कुछ पूछे, मम्मी की साइड जाओ ना तो मम्मी का नाम बताना पड़ता है, पापा की साइड जाओ तो पापा का नाम बताना पड़ता है सबसे। नहीं ऐसा अभी भी नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। पॉपुलर जो फेज होता है ना, पॉपुलर जो फेज होता है ना, उसका नाम लिया जाता है। पिताजी पॉपुलर होते हैं क्योंकि वो समाज में कार्य करना है, इसलिए पिताजी का नाम होता है तो सोसाइटी वही नाम जानना चाहती है। माता जी का नाम बता के देख लेना, वो कहीं है कौन, ठीक है, फिर बताना ही पड़ेगा ना पिताजी का नाम, तब लोग अच्छा उनके बेटे हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है, इसमें पॉपुलराइज ही ऐसा किया गया, बोला ही गया कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी होती है। लेकिन सातवाहन राजवंश में इसका मिला जुला एक लक्षण देखने को मिलता है, इस वजह से समाज में जो सोसाइटी बनी वो इस तरीके की बनी थी, ठीक है। हम सब उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सब उसी सोसाइटी में रह रहे हैं। पितृसत्तात्मक सोसाइटी और मातृसत्तात्मक सोसाइटी के लक्षण, भारत एक सोसाइटी ही है पितृसत्तात्मक, और पितृसत्तात्मक सोसाइटी इसको बोला क्यों जाता है, यहाँ पे जो लोगों के लक्षण है उसके बेसिस पे बोला जाता है। सर भारत कृषि प्रधान की जगह पुरुष प्रधान लिखा हुआ है, पुरुष प्रधान देश है भारत हमारा, ये बात तो लिखी हुई है। तो बहुत पहले लिखा था जब साक्षरता कम थी महिलाओं की, मतलब साक्षरता का रेशियो जब अब रेशियो कम था। तो अभी क्या ज्यादा, तो कुछ राज्यों में पुरुषों से बढ़ गया है महिलाओं का, एक राज्य में, केरल में, सिर्फ एक राज्य में, और कुछ राज्यों में नहीं बढ़ा, सिर्फ एक राज्य में। आप एक राज्य के बेसिस पे कह लोगे कि अरे हम तो मातृसत्तात्मक बन गए, वो कह सकते हैं। जहाँ 99% रिपोर्ट्स हमें दिखा रही है कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी के पार्ट हैं, बिल्कुल कह सकते हैं हम पितृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक बनने की तरफ हमने कदम रख दिया है, लेकिन हम मातृसत्तात्मक कभी बन नहीं पाएंगे, ये भी निश्चित है, 100% निश्चित है। क्यों नहीं बन पाएंगे? हम उस सोसाइटी में अभी से नहीं रहते चले आ रहे हैं, हजारों सैकड़ों सालों से रहते चले आ रहे हैं, और उस सोसाइटी को आप सोच रहे हो कि 100 सालों में बदल दो, कि पैट्रियार्कल सोसाइटी से उसको सीधे के सीधे आप मातृसत्तात्मक में लेके चले आओगे, पॉसिबल नहीं है। अभी महिलाएं इतनी आगे आ गई, इंदिरा गांधी का समय देख लिया आपने, देख लिया उस समय क्या कर रही थी? हमने कहा देखा हम पैदा कम, अरे इतिहास में तो पढ़ लिया, देखा नहीं, फोटो में देख लिया, पढ़ लिया, पढ़ तो लिया। तो पढ़ने के दौरान आपको इतना पता चल गया होगा कि उस समय में महिलाओं की स्थिति को इंदिरा गांधी ने सुधारने की बहुत कोशिश की, और वो चाहती थी कि महिलाएं ही शासन करें, हर जगह शासन करें, और उसके लिए पुरुषों का कहीं ना कहीं शोषण भी शुरू हो गया सब। तो जब वो एक्सट्रीमिज्म में नहीं हो पाया, तो आपको लग रहा है आज के समाज में हो पाएगा? नहीं ना, नहीं होगा। शुरू तो हो गया, का शोषण तो शुरू हो ही गया। वो तुम डिबेट में थे नहीं, डिबेट में थे, तुम डिबेट में गायब थे, डिबेट हो गई ना हम लोग की, वो वाली खत्म हो गई। सर दबा दिया होगा पुरुषों को, मैं बता रहा हूँ। नहीं, पुरुष ने महिलाओं को नहीं दबाया, महिलाओं ने पुरुष को नहीं दबाया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, सारी चीजें बैलेंस हो गई। डिबेट ये तो गलत बात है, मतलब मैंने उठाया था, डिबेट हो गई। तो तुम मंडे को आना, फिर से करवा देंगे, मंडे को फिर से करवा देंगे डिवाइड करके। हो नहीं पाया अभी क्योंकि सिलेबस बहुत तेज निपटाना है, ठीक है, सिलेबस को भी जल्दी कवर करना है। सातवाहन राजवंश समझ लो आज खत्म हो गया, समझ लो, ठीक है, कल थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा मैं फिर से, सारी जितनी फैक्चुअल चीजें थी बता दी मैंने। इसकी सोसाइटी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज और अर्थव्यवस्था। समाज भी देख लिया कैसा हो, कितने वर्णों में डिवाइड था, अभी सिर्फ अर्थव्यवस्था बची हुई है, तो अर्थव्यवस्था को देख लेंगे हम लोग कल के क्लास में। सातवाहन राजवंश खत्म हो जाएगा, सातवाहन राजवंश के बाद में थोड़ा सा चोला, चालुक्य, ये राजवंश जो है, ये राजवंश मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, सुन लो, बैठ जाओ, सुन लो। अभी कुछ लिखना भी तो है, होमवर्क तो लिख लो, कल ही नहीं किया, इकट्ठा करो, मुझे क्या। हाँ बोलो, लिखो, चोला वंश, चालुक्य वंश, चोला वंश, चालुक्य वंश,
चालुक्य वंश, इन राजवंशों के बारे में आपको इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट शासक, समय सीमा, कब से लेकर कब तक शासन किया, और क्षेत्र क्या था शासन करने का, एरिया, ठीक है। शासकों के बारे में इंपॉर्टेंट शासक, एरा लिखना उनका, कब से कब तक किया, और क्षेत्र क्या था इनका शासन करने का, कौन सा एरिया था। ये चालुक्य और चोलास के बारे में, सॉरी चालुक्य के बारे में, और किसके बारे में बताया, चेलास के बारे में, ठीक है। तो चेलास और चालुक्य के बारे में पढ़ लीजिए। अब मैं चेलास और चालुक्य लिख लो, अगर चोल, चेरा और पांड्या, ये तीनों मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। दक्षिण भारत के जो राजवंश है इनको पढ़ा दूंगा, और चेला और चालुक्य, क्या बोला था मैंने, चेरा राजवंश, चोल बोल दिया तो गलती से बोल दिया, चेरा के बारे में लिखना है, ठीक है। क्योंकि चेरा राजवंश वो छोटा राजवंश है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता उसमें, सिर्फ क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। चेरा और चालुक्य के बारे में आपको पढ़ के आना है, और इसको लिख के भी लाना है, ठीक।